मौलिक अधिकारों की बात करी गई इस पे, है ना। मौलिक अधिकार हैं, और ये कहां से लिए गए भाई? अमेरिका से लिए गए, अमेरिका। कभी कभी पेपर में अमेरिका ना देकर के क्या दे देता है, वो आपको यूएसए दे देगा, ठीक है। अगर हम लोग मौलिक अधिकारों की टोटल बात करेंगे तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास, ठीक। अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है भाई, 7 मौलिक अधिकार थे। समझ में आया कि नहीं? कितने मौलिक अधिकार थे आपके पास? 7 मौलिक अधिकार थे। इसमें जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अगर आज हम लोग देखते हैं इसको तो ये किस रूप में हमारे पास है? आज हमारे पास ये विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में, ठीक है भैया। तो ये चीज तो हम पढ़ा चुके कई बार, आप लोगों को क्लियर पता भी होगी, ठीक। उसके बाद देखिएगा अगला हम लोग पढ़ते हैं भाग 4। भाग 4, भाग 4 में क्या है भाई? डीपीएसपी है ना, मतलब कि इसमें हमारे पास क्या है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ठीक। इनका विस्तार हमारे संविधान में अनुच्छेद कहां से कहां तक मिलेगा भाई? 36 से 51 तक। किस देश से लिए गए हैं ये बताओ भाई? आयरलैंड से लिए गए हैं, इनका जो स्रोत है वो आयरलैंड से। ध्यान दीजिएगा पूरे संविधान में हमारे ये भाग एक ऐसा है, भाग 4, जिसपे हमको गांधी जी की छवि देखने को मिलती है, यानी गांधी जी, है ना, गांधी जी के विचार मिलते हैं देखने को इसमें, ठीक। पूछ लेता है पेपर में, ठीक, तुमसे पूछ लेगा बताओ भारतीय संविधान में कौन सा भाग लोक कल्याणकारी पर आधारित है ना, ये लोक कल्याणकारी भावना पर आधारित है, कौन सा हो जाएगा हमारा? इसके बाद देखो अगला हम लोग यहीं से पढ़ लेते हैं भाग 4 का। इसको हम का कहते हैं, एक कहते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। इसमें क्या दिया भाई? मौलिक कर्तव्य। देखो ये बहुत पेपर में आ रहा है, पेपर में जब भी प्रश्न बनाता है इससे प्रश्न जरूर बनाता है ना, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो इसको देखो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, सिफारिश पर जोड़ा गया कब जोड़ा गया? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, है ना। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी भाई? प्रारंभ में 10 थी, वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। क्लियर बात है ना। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा दिलाना उसके माता पिता का कर्तव्य होगा। क्लियर? चलिए, ये तो नोट करने की जरूरत ही नहीं, आप लोगों का नोट ही होगा ये, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए लिखिएगा, प्रश्न लिख लीजिएगा। लिखेगा अप्रैल 2022 में भारत में, लिखेगा अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा का सदस्य कौन बना था? लिख लीजिएगा कौन अप्रैल 2022 में, है ना। ये देखिए पूछा है खैरागढ़, ये विधानसभा पड़ती है छत्तीसगढ़ में, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा का सदस्य कौन बना था, है ना। ऑप्शन है
मुसाफिर पासवान, बंधु तिर्की, यशोदा वर्मा, मनोज सिंह मंडावी, है ना। तो कौन बनी थी भाई? यशोदा वर्मा। ठीक है, तो हम लोग इनको भी कवर करना है, जो भी विधानसभा सदस्य बने, कहां कहां से कौन कौन जीता है ना। जैसा कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है ना। तो ये सारी चीजें भी पढ़नी है हम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए देखिए, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, कह रहा है कि जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया था? ठीक है, लिख लीजिए, प्रश्न लिखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो देखिएगा, इसका जो हमारे पास में राइट आंसर होगा, 2022 दिया है, तो है ना, 2019 दिया है, 2018 दिया, 2014। तो इस पे हम लोग जो डेट डालेंगे वो है 15 अगस्त 2019 में। यहां से जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था, है ना। और इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन का शुभारंभ भी किया था, है ना। और इसके अलावा देखिएगा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, गोवा ऐसा राज्य है ना, जहां पर हर घर में जल की पूर्ण व्यवस्था हो गई है। ठीक है, इसके बाद देखो, यहां से हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो जल है, पानी है, तो पानी जो लोग अशुद्ध पानी पी रहे थे, जो बीमारियों का प्रमुख कारण हुआ करता था, तो इस चीज को न रह करके अब पानी में, है ना, ये कौन सा पानी चलने लगा भाई? इसमें क्लोरीन, है ना, क्लोरीन युक्त पानी है ये, है ना। अब क्लोरीन क्या होता है? ये बैक्टीरिया नाशक होता भी है। ठीक है, तो क्लोरीन युक्त पानी का इसमें सिस्टम चल रहा है। ठीक, बाकी पानी से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, गंदा खाना पानी पीने से तुमको कौन सी बीमारी हो जाएगी? हैजा होगा। ठीक है, और हैजा के साथ साथ देखिएगा, और एक बीमारी होती है, इसी में हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं। हैजा तो होगा ही होगा, इससे हम लोग एक बीमारी और पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग देखा होगा, एक बीमारी और पढ़ लेंगे, उसके लिए ट्रिक एक है नपक, है ना। ये प्रदूषित पानी पीने से होता है। जैसे एन का मतलब हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, है ना। पानी में अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, और बच्चों ने उसको पानी पी लिया, तो छोटे बच्चों में बीमारी हो जाएगी ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सी बीमारी होगी? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाएगी। समझ में आया? छोटे बच्चों में क्या है ना, नीले नीले धब्बे पड़ जाएंगे, उनका बॉडी नीला हो जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। यहां से पारा, पानी में जो पारा होता है, पारा से जो रोग होता है उसका नाम क्या है भाई? मिनी माता रोग, मिनी माता रोग, है ना। और ये मिनी माता है क्या? ये जापान का एक शहर है, जापान का एक शहर है ना। पारा युक्त मछलियां जो थी वहां पे समुद्र में, वो पारा खा गई, लोगों ने उन मछलियों को खा लिया। वो पारा मछलियों से किसमें पहुंच गया? आदमियों में पहुंच गया, है ना। और बड़ी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद देखिएगा, पानी में इसकी कैडमियम, है ना, कैडमियम की अधिकता जब बढ़ जाती है पानी में, तो उससे जो रोग होता है वो होता है इटाई, इटाई नामक रोग होता है। इटाई, इटाई, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है ना। तो ये पानी में अधिकता के कारण होने वाली रोग है। ठीक, बाकी जो प्रश्न हमारा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया था, तो हम लोग क्या लगाना था भाई? 2019। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया बेटा? कॉपी में ना नोट करो, दिमाग में भी नोट करते जाना, ठीक है, क्योंकि चीजें दिमाग में आएंगी वहीं पे। ठीक है, देखो अगला प्रश्न कितना बढ़िया पूछा है। कह रहा, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? है ना, तो किस पे करते हैं भाई? दिवाली पे करते हैं, है ना।
किस पे कराओगे? दिवाली पे कराओगे। ठीक, दशहरा पता ही है आपको, है ना, इसमें रावण का जो मतलब वध होता है। जन्माष्टमी पता ही है आपको, है ना, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी पे। होली पता ही है आपको, है ना। देखिए, एक प्रश्न आया था पुलिस के पेपर में कि होली जब होती है तो मेरठ में, है ना, मेरठ में एक मेला लगता है, उसको हम लोग कहते हैं नौचंदी का मेला। नौचंदी मेला लगता है। कहां लगता है ये? मेरठ में। और किस समय लगता है? बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए पेपर में आए जहां से पूछा जाता है पेपर में कि लठमार होली कहां होती है भाई? लठमार होली कहां होती है? तो बरसाना हम लोग लगाते हैं ना, बरसाना। तो ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब दिवाली की बात करते हैं तो देखिए, भारत में अपने यहां एक जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति पाई जाती है। ये थारू जनजाति जानते हो, ये शोक के रूप में दीपावली को मनाते हैं। ये भी पेपर में प्रश्न खूब आता है। ठीक है, पूछेगा कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो कौन सी मनाती है भाई? ठीक, चलिए नोट करें जल्दी से। साफ किया जाए भाई, आगे बढ़े। चलो देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है? तो जाहिर सी बात है बेटा, है ना, देखो ऑप्शन से ही हम लोग ये प्रश्न कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे? जाहिर सी बात भैया, बस से तो भेजेंगे नहीं। केबल का कोई साधन है नहीं, वायु मार्ग से तो भेज ही नहीं सकते बिल्कुल। तो क्या लगाना भाई हमको? पाइपलाइन लगा देंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को लिख लेना। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करेंगे भाई? पाइपलाइनों का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए भैया, नोट हो गया बेटा ये? अगला देखिएगा प्रश्न यहां से। ठीक है, कह रहा है कौन सा जलमार्ग, है ना, कह रहा है देखिएगा, अटलांटिक महासागर, है ना, को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो इसके लिए देखिएगा, स्वेद नहर और कील नहर या बोल्ड, ये तो तीनों होंगे नहीं, है ना, ये तो तीनों गलती हैं। पनामा नहर सही होगा, इसका लिख लीजिएगा पनामा नहर, लिख लीजिएगा पनामा नहर। है ना, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो पनामा नहर। ठीक है, बाकी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इन सब की आपको विस्तृत व्याख्या वहां सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करा देंगे। ठीक है, सारी चीजें आप लोग वहां पढ़ लोगे। ठीक, चलिए आगे लिखिएगा, आगे देखिएगा, कह रहा है 1992 में, लिखिएगा प्रश्न, लिखिएगा, देखिए 1992 में पद्म भूषण, लिखिएगा 1992 में पद्म भूषण, 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन है?
ये प्रश्न हम करवा चुके हैं पहले अभी, ठीक है, आप लोगों को ये प्रश्न करवा चुके हैं यहां से, है ना। तो इसके लिए हम लोग लगा देंगे कौन सा भाई, सोनल मानसिंह करा देंगे, ठीक है। बाकी पंडित बिरजू महाराज को पता ही है ना, ये सबसे कम उम्र के, ये तो क्या करते हैं भाई, है ना, कथक करते हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। उदय शंकर, उदय शंकर फ्यूजन, है ना, फ्यूजन डांस के लिए जाने जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, फ्यूजन डांस के लिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक नृत्य, है ना, आधुनिक नृत्य के ये प्रतिपादक हैं, ठीक है बेटे। आधुनिक नृत्य के प्रतिपादक कौन है भाई, उदय शंकर, है ना। बाकी अगर शंकर की बात करते हैं, शंकर की बात करते हैं तो शंकर ने सत्रिया नृत्य किया था, सत्रिया के लिए जानते हैं, सत्रिया जो कि असम का साहित्य शास्त्रीय नृत्य है, ये, है ना, असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो उसके प्रतिपादक कौन है भाई, शंकर देव हैं, ये शंकर हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास में और आप लोगों को बताया था विपिन सिंह, है ना, विपिन सिंह या गुरु विपिन, है ना, ये मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक हैं, है ना, मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पेपर में पूछ लेता है, जैसे एक नाम आपको मिलता है तीजन बाई, तीजन बाई, ये कौन सा नृत्य करती हैं भाई, पंडवानी करती हैं, है ना, पंडवानी करती हैं। पंडवानी कहां का नृत्य है, पेपर में पूछ लेता है, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का है ना। जैसे आप लोग नाम पढ़ते होंगे गुलाबोबाई, गुलाबोबाई, गुलाबोबाई कौन सा नृत्य करती है भाई, कालबेलिया, है ना, कालबेलिया, या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में नाम दे देते हैं सपेरा नृत्य, सपेरा नृत्य, है ना। और ये कहां का है भाई, राजस्थान का है, राजस्थान का है ना। तो ये इस तरीके के प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। बाकी यहां से जो सोनल मानसिंह का नाम हमको मिलता है, तो ये सबसे कम उम्र के पद्म भूषण पाने वाली थी, नृत्य कलाकार, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से इसको नोट करिए। आगे बढ़ा जाए भाई, लिख गया ना सभी का, लिख गया बेटा तुम्हारा, चलो लिखते जाया करो, साथ में लिखते जाया करो, तो चीजें थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ा टाइम बचेगा। आगे देखो, कह रहा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, है ना, कह रहा है अर्थ ग्रामीण, है ना, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 का बी के तहत गठित स्वशासन, है ना, स्वशासन की संस्था है ना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा होगा नहीं, ठीक है, नगर समिति होगा नहीं, नगर निगम होगा नहीं इसमें, क्योंकि नगर निगम का तो 243 बी और आगे काफी आर्टिकल में, काफी आगे आर्टिकल में इसका उल्लेख दिया है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, पंचायत का, ठीक। बहुत सारे पेपर में आप यहां से प्रश्न पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बेटे, आप लोग यहां पे पढ़ते हैं अनुच्छेद 243 का ई पढ़ते हैं, बहुत ये पूछा गया है पेपर में, ठीक है। 243 के ई में पंचायतों का कार्यकाल दिया गया है, क्या दिया गया भाई, कार्यकाल, कार्यकाल पूछ लेता 5 वर्ष, प्रधान जी कै साल के लिए नामित होते हैं, 5 वर्ष, ठीक है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, इसके लिए जो चुनाव लड़ने, है ना, की जो उम्र होती है बेटे इसकी, है ना, वो होती है बेटे 21 वर्ष, 21 वर्ष का आदमी पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे पेपर में ऐसे ही पूछ लेता है, पंचायत का मुखिया कौन होता है भाई, सरपंच, सरपंच होता है इसका मुखिया, ये तो सबको पता ही होगा, है ना। और पंचायतों से एक और प्रश्न पूछ लेता है, इनका जो चुनाव है ना, चुनाव है वो राज्य सरकारें करवाती हैं, राज्य सरकारें, है ना, इनका चुनाव कौन करवाता है भाई, राज्य सरकार। ये सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए, सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, लिख गया भाई।
इनका जो उल्लेख है वो अनुसूचियों में भी किया गया है। आप लोग जब पढ़ेंगे अनुसूची 11 जब पढ़ेंगे तो अनुसूची 11 में भी पंचायत का उल्लेख मिलता है ना। और पंचायत को जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, है ना। इस पे कुछ विषय भी जोड़े गए थे पंचायत पे, बहुत पेपर में आया। कितने विषय जोड़े गए थे भाई? 29 विषय जोड़े गए थे इस पे, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इसके बाद यहीं से अनुसूची 12 जब हम लोग पढ़ेंगे, 12वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ने को मिलेगा, है ना, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 में, और इस पे जो विषय बनाए गए, है ना, वो थे 18। तो ये यहां से दोनों प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाले इसके यहां से। क्लियर भैया? ये ठीक, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसके। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिएगा, बढ़े बेटा, आगे पढ़ें, श्योर ना? चलो आगे देखो, अगला देखो प्रश्न कह रहा लक्ष्य सेन, है ना, किस खेल के खिलाड़ी हैं भाई? तो ये क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। तो एक पॉइंट में हम लोग ये भी पढ़ लेंगे, एक तरफ खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल, एक पूरा अलग से टॉपिक है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो बहुत सारे पेपर में पूछ लेता है यहां से भी प्रश्न, ठीक है। तो लिख लीजिएगा लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? आगे बढ़े भाई। आगे लिखो, ये हम कई बार बायोलॉजी में पढ़ाए थे एक बार आप लोगों को कि बुलीमिया का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है ना। तो ये एक तरीके का बुलीमिया, एक तरीके का ये रोग होता है ना। और रोग होता है मतलब ये व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ये बुलीमिया रोग हो जाता है उस व्यक्ति का खाने में कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। किसमें कंट्रोल नहीं रहेगा? उसका खाने में कंट्रोल नहीं रहेगा। वो कितना भी खा ले उसको लगेगा अभी मैंने कुछ खाया ही नहीं है, और वो व्यक्ति एकदम कैसा हो जाएगा? एकदम छोटा मोटा हाथी का बच्चा समझो उसको, समझ रहे हो ना, इस तरीके का वो बन जाएगा। और ऐसे व्यक्ति में कौन सी होता है? इसमें ये बुलीमिया क्या है? ये क्या का विकार है? ये लिख लीजिएगा, खाने का विकार है। मोटापा होता है, आदमी खाने को ही नहीं समझ पाता मैं कितना खा गया, ये चीज की कमी होती है, ठीक है। चलिए, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं, न्यूरो डेवलपमेंट, न्यूरो क्यों होगा भाई? कोई ऐसा नहीं है कि दिमाग काम नहीं करेगा, वो आदमी जान ही नहीं पाता हम कितना खा गए, हमको कितना खाना है, ठीक है। तो ये खाने में विकार होता है। चलिए आगे लिखिएगा, आगे देखिएगा, कह रहा है देश की, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, ये वाला समझिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देश की आजादी से पहले भारत विशेष रूप से अपने किस उद्योग के लिए जाना जाता था, है ना। तो देखिएगा, फूल तो कोई ऑप्शन में बनेगा ही नहीं, मसाले थे पहले, मसालों के लिए भी जाना जाता था, धातुओं का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसमें हम लोग आंसर क्या लगाएंगे भाई? हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था। लिख लीजिएगा, देश की आजादी से पहले भारत विशेष रूप से अपने किस उद्योग के लिए जाना जाता था? तो लिख लीजिएगा, हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था। लिख गया भाई? चल, जो पिछला वाला जो है समीर भाई, पिछला वाला जो रोग है ना वो आपका, उसका पूरा नाम बुलीमिया नार्वोसा है, ठीक है। पूरा नाम भी उसका याद रखिएगा। तो ये हस्तशिल्प हो गया, ठीक। आगे बढ़े भाई। चलिए, कह रहा है कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? कौन बताता है कि कौन सा राज्य सबसे गरीब है ना, या गरीबी के मानकों को तय करता है ना, कौन सा ऐसा करता है?
तो ये तरीके का है। तो उसके लिए हमारे पास जो ये करेगा, क्या करेगा, NSSO करेगा। ठीक है, वित्त मंत्रित्व का कोई मतलब नहीं है। आरबीआई जो है वो बैंकों पे अपना सिस्टम बना के चलता है, आप लोगों को पता है ना। आरबीआई क्या है, ये केंद्रीय बैंक है, ये एक तरीके का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कौन करता है भाई, NSSO करता है। लिख लीजिएगा इसको। ठीक, लिख लीजिएगा NSSO। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे, है ना, ऑफिस। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, संगठन थोड़ी है कोई, ये सर्वे करता है भाई। ठीक, आगे बढ़ें। अगला देखिए, कह रहा है जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति, है ना। देखो बढ़िया अच्छा प्रश्न पूछ लिया है। जून 2022 में, है ना, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति पूछा है, ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। तो इसमें जो है ना, लिख लीजिएगा दिनकर गुप्ता को। इसका आंसर सही होगा दिनकर गुप्ता। और देखिए अभी मैं आपको टॉपिक भी पढ़ा रहा था ना, कौन क्या है वर्तमान में, आया प्रश्न वहीं से कि नहीं आया है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस आपका जो पेपर में आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास पूरी चलेगी। ठीक है, एसएससी जीडी का जो भी स्टैटिक पोर्शन है, जो भी ये तो अभी हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है आपका। ठीक है, बाकी आगे जो इसकी क्लास चलेगी स्टैटिक, जो हम अपने अकॉर्डिंग टू पढ़ाएंगे, उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि वहां से कम जीडी में कम से कम 15 क्वेश्चन, 20 में से कम 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। आगे बढ़ा जाए, लिख लिया ना, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा अगला पॉइंट। कह रहा भारत का क्षेत्रफल, है ना, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक, अगर यही तुमसे पूछ लेता कि जनसंख्या, है ना, जनसंख्या, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 7.5% जनसंख्या ये लगभग भारत में निवास करती है ना। ये संपूर्ण विश्व के अकॉर्डिंग जनसंख्या हो जाएगी 17.5। ठीक है, और ये क्षेत्रफल हो जाएगा 2.4। ये दोनों तरीके के प्रश्न आते हैं, ये समझो बेस है ज्योग्राफी का। आगे बढ़ें, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, तो हर्षवर्धन जो था बहुत सारे पेपर में पूछ लिया ये किस वंश का था, तो ये पुष्यभूति वंश का शासक था। पुष्यभूति वंश, या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोगों ने नाम दिया वर्धन वंश, है ना। क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक था। और सबसे महानतम ये शासक था हर्षवर्धन। ठीक, इसका जो दरबारी कवि था वो था बाणभट्ट, है ना, बाणभट्ट। अब समझो हर्षवर्धन खुद एक बहुत अच्छा कवि था। ठीक है, हर्षवर्धन खुद बहुत अच्छा एक कवि था, इसने कई पुस्तकें लिखी। बाणभट्ट ने भी कई पुस्तकें लिखी, खास तौर पे इसने हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा था, हर्षचरितम या हर्षचरित का लेखक कौन है, बाणभट्ट है। इसने किसकी रचना की, अभी आप पिछले साल का सीजीएल का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा था निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, और सारे ऑप्शन यही बना के दिए थे। ठीक, अब देखो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी याद कर लेना, H स्क्वायर। H स्क्वायर का मतलब
यहां से आपका एक एस से आपका हर्षवर्धन हो जाएगा, और एक से आपका क्या हो जाएगा भाई, वेनसोंग, है ना। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, वेनसोंग। यानी कि ये यही नाम ही है उसका, ये नाम थोड़ा दूसरे चेंज करके लिख दिया है, लेकिन जुआन जैंग इसका नाम है ना, वेनसोंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। क्लियर है भैया। बाकी पुस्तकें तो बहुत सारी इनकी जो पूछी जाती हैं। नोट हो गया, सब करें, नोट करो जल्दी से। और देखो यहीं से एक प्रश्न पड़ रहा, हर्षवर्धन जो है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पराजित किया। लिख लीजिएगा इसको भी। आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा, करट डलहौजी के व्यापकगत नीति के सिद्धांत के तहत झांसी का विलय कब किया गया था? 1854 में, 50 में, 52 में, 48 में? बता सकता है कोई भाई? चलिए बताइएगा। लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के आधार पर, है ना, व्यापकगत सिद्धांत के आधार पर कह रहा किस वर्ष झांसी का विलय किया गया था? तो देखो, लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत कह सकते हैं, इसी को हम राज्य हड़प नीति भी कह सकते हैं। राज्य हड़प नीति के अकॉर्डिंग टू इसको हम जानते हैं, है ना। तो यहीं पर नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसी में लिखिएगा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य, ठीक है बेटा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्यों में से देखिएगा 1848 एक ऑप्शन दिया है। इस समय इसने किसको बनाया था भाई? सतारा को, है ना, सतारा को इसने बनाया था। इसके बाद में, इसी के बाद देखिएगा 1849 में, है ना, 1849 में इसने जयपुर और संभलपुर को, है ना, जयपुर और संभलपुर को हड़पा था। ठीक है, फिर 1850, है ना, दिया है, यहां पे बाघाट को हड़पा गया, बाघाट को, है ना। इसके बाद देखिएगा 52 दिया है, उदयपुर को हड़पा गया था 52 में, है ना, उदयपुर को हड़पा गया। फिर देखिएगा 1853, है ना, 1853 में इसने झांसी को हड़पा था। ठीक है भाई। इसके बाद देखिएगा 1854 इसमें दिया है, नागपुर को हड़पा इसने, है ना, नागपुर को हड़पा था। और 1855 में करौली को हड़पा था इसने। तो ये इसके द्वारा हड़पे गए राज्यों में से एक राज्य है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है ना। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। हाँ, 1854 दिया रहा है ना। चौवन कर लीजिएगा इसका, 54 आंसर 54 में हड़पा गया होगा भाई, लिख लीजिएगा इसका 54 वाला, क्लियर कर लीजिएगा उसको।